ओके गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है और टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला टॉपिक का नाम क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो दिस चैप्टर इज नेम्ड एज सम इम्पॉर्टेंट या सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की 11th क्लास की एनसीईआरटी जो उसके अंदर। लेकिन एक और टॉपिक है दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए मैं आपको शीट डिस्कस कर लूँगा और जब वो शीट आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तब अपन क्या करेंगे, उसके आगे की थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपके हाथ में थ्योरी रहेगी तो ये मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा कि मैं प्रोजेक्टर पे चला के आपको थ्योरी हाथ के हाथ बुलवा दूंगा, तो कोई ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी नहीं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सवाल ये आता है कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं? इतना सा सवाल है क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ के तब भी तो बहुत सारी चीज़ें हम रिएक्शंस और ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कारण बहुत सिंपल है, दो। पहला, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। दूसरा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं दे आर यूज्ड एज अ टूल्स फॉर ऑल द चैप्टर्स। जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं उनके लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। जीओसी नहीं पढ़ा रहा, जीओसी की रिक्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। अभी जस्ट आपसे पहले वाला लेक्चर जो था वो दूसरे मैंने बैच में लिया था और वहाँ पे एक एलिमिनेशन की एक रिएक्शंस पढ़ाई थी। उस एलिमिनेशन की रिएक्शन के अंदर अगर अपन देखें तो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी। कंपाउंड कुछ इस तरह का था, CH3 सिंगल बॉन्ड CHL, लिविंग ग्रुप CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा कंपाउंड था CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये था लिविंग ग्रुप। दोनों ही कंपाउंड को एलिमिनेट करना था लिविंग ग्रुप को। एक तरफ से L निकालना था, एक तरफ से H निकालना था, एलिमिनेशन करना था। तो मैंने यहां से निकाल दिया L माइनस निकाल दिया। कंपाउंड बना CH3CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये वाले H को मुझे निकालना है, ठीक है। उसी तरह से यहां से भी अगर मुझे L माइनस को निकालना है तो कंपाउंड क्या है, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से किसी एक H को मुझे निकालना है। H को निकालूंगा वो आगे की कहानी है, पर मेरा सवाल इतना सा था कि ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए हम लोग इस रिएक्शन को बोल देते हैं रेट 1 और इस रिएक्शन के होने की काइनेटिक्स को बोल देते हैं रेट 2। मुझे कंपेयर करना है रेट 1 और रेट 2 को। बहुत सारे बच्चे इस बात का जवाब जानते भी हैं। बताओ क्या आंसर होगा रेट 1 रेट 2 में? रेट 2 ज़्यादा होगी क्योंकि ये कार्ब कैटायन है और ये कार्ब कैटायन है। ये वाला कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन देके आपसे पूछेगा कि बताओ रेट 1 ज़्यादा है या रेट 2 ज़्यादा है, तो ये जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपको ये पता हो कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि इस कार्ब कैटायन की। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये वाली चीज़ हम पढ़ते हैं GOC 1 में। ऐसे थोड़े दिनों पहले हम टॉटोमेरिज्म एक दिन डिस्कस कर रहे थे। तो टॉटोमेरिज्म में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया, कुछ इस तरह का, देखें जरा ध्यान से। CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3C डबल बॉन्ड हो CH2C डबल बॉन्ड हो CH3। उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से दोनों में से कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म ज़्यादा होगा। ये कीटो कंपाउंड है, इनसे इनॉल बनता है, किस में इनॉल ज़्यादा बनेगा। इसका पहला स्टेप होता है H+ को निकालना। पहला स्टेप क्या होता है? H+ को निकालना। इसमें से H+ को अगर मैं निकालूंगा, ये रहा H और इसमें से मैंने H को, एक तो H ये रहा और एक H ये रहा। अगर मैं तीनों में से किसी भी H को निकालता हूं तो H+ निकाल रहा हूं और H+ निकालूंगा तो क्या कार्ब एनायन बन जाएगा। यहां पर कार्ब एनायन क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस और इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, ये वाला H और ये वाला H। ये वाले H को निकालूंगा CH3C डबल बॉन्ड CH माइनस C डबल बॉन्ड हो CH3 और ये वाले H को निकालूंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगा देता हूँ, यहाँ पर कौन आ गया, CH2C डबल बॉन्ड हो CH2 माइनस। नाउ वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बताइए सबसे अच्छा क्या है? आंसर इज सेकंड। वाई सेकंड इज सबसे अच्छा? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, क्या ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो मोस्ट रेजोनेंस किस में हो रहा है? इसमें। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा, रिव्यू टेस्ट जो पेपर लिया था उसमें पूछा था, ये 3 हाइड्रोजन मार्क कर दी और पूछी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताओ। क्या पूछी? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताओ। क्या एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब H+ निकालने के बाद जो एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी बताइए। एनायन, मोस्ट स्टेबल एनायन कौन सा बना? ये वाला। इसका मतलब ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है?
अरे बोलो। अब ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें आप लोग इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा आंसर कर पा रहे हो बिकॉज आप कहीं ना कहीं ईयर लॉन्ग पढ़े हो, लेकिन इस पर और बारीकी से जवाब देने का काम अगर हमें करना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो है हमने इस GOC 1 को एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है। बात समझ में आ रही है? तो सभी बच्चे बिल्कुल आराम से बैठें और जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जब मैं बोलूंगा लिखने की तब लिखेंगे, पहले सीखेंगे चीज को, ठीक है? सीखते हैं। बोर्ड पर देखिए, टॉपिक की हेडिंग है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज GOC। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर मैंने इंडेक्स बनाया ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफी अच्छा कंफर्टेबल हो जाएगा। हमें इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ना है, नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, क्योंकि कोई कंपाउंड कैसा होता है ये जज कौन कर पाता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ दो तरह के क्लासिफाई किए जाते हैं। इसमें पहला होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट के एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। सो कॉल्ड हमें इंडक्टिव, सो कॉल्ड हमें रेजोनेंस, सो कॉल्ड हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से टॉपिक नंबर B, जब हम इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे तो हमें इसी के बेसिस पर एक और टॉपिक पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है एरोमेटिसिटी। एक्चुअली वो रेजोनेंस की एक एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं। इसी तरह से आगे टॉपिक पढ़ना होता है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और हमें टॉपिक पढ़ना होता है दैट इज एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस। इसके अंदर कई सारी चीजें जो कि आपको नाम से डराती है। ऑर्थो इफेक्ट होता है सर, SIR होता है सर, SIP होता है सर, ये क्या होते हैं सर? फ्लिपिंग भी बताया था सर हमारे को, कुछ कुछ होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है सर, ये सब चीजें आती हैं। डरने की बात नहीं है, पढ़ने के बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? सुनते जाना बस। इसके अलावा ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के अलावा हमारे पास आता है दैट इज सॉल्वेंट्स। इसके अलावा हमारे पास आता है दैट इज बॉन्ड क्लीवेज। इसके अलावा हमारे पास जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। एक टॉपिक और है जो कि मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा वहां पर। आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। क्या नाम? न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। वो एसएन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तब उसके दौरान बता दूंगा। टाइम मिला तो यहां बता दूंगा, क्योंकि अपन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल एजेंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो टॉपिक पकड़ने में आ जाएगा। ये जितने भी टॉपिक हमने बोर्ड पर हेडिंग डाली है, हम वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ ही रहे हैं। एक और टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूं दैट इज लुईस एसिड्स एंड बेसिस। डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि लुईस एसिड और लुईस बेसिस कहीं ना कहीं हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ समझेंगे तब अपने आप पकड़ लेंगे, ठीक है? तो दीज आर द टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स जो कि हमें एक एक करके पढ़ने पर ध्यान रखना। देयर इज नथिंग लाइक सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस की बात नहीं है, बस हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी तरीका समझ में आना चाहिए चीजों का, ठीक है? सबसे पहला हम लोग यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या आप लोगों को मालूम है कि HCl एक कंपाउंड है? मैंने HCl को लिखा H+ Cl-, मैंने HCl को लिखा H और Cl, मैंने HCl को लिखा H- और Cl+। इन तीनों में से सही कौन सा है?
फर्स्ट वाला आंसर इज फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? डिपेंड करता है कि हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं या होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं, हम तोड़ कैसा रहे हैं, बात इस पे जाती है। बट अगर ये कुछ नहीं है कि ये कैसे टूट रहे हैं कैसे नहीं टूट रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं एक्वस मीडियम है, और एक्वस मीडियम में पहला वाला सही है, इसलिए आप लोगों ने सभी ने ब्लाइंडली आंसर दिया पहला वाला सही है। अब ये पहला वाला क्यों सही है, अपन उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ए और बी एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इनको दोनों की शेयरिंग के अंदर मौजूद है। क्या ये हम जानते हैं कि Z इफेक्टिव ऑफ ए एंड Z इफेक्टिव ऑफ बी इज नॉट इक्वल, क्योंकि दो अलग अलग तरह के कंपाउंड है। ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि Z इफेक्टिव ऑफ बी ज्यादा है किससे, ए से, तो ये तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम तो अभी भी शेयर्ड पेयर है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रिलेटिवली कहां पास होगा, बी के पास होगा। तो बी पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, और जिस दिन हमने इसका बॉन्ड क्लीवेज किया, क्या किया, बॉन्ड क्लीवेज, तो ये अपनी चॉइस बताएगा, क्या बोलेगा, यार बी चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चला जाऊं, तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ए पर प्लस और बी पर माइनस। क्या फ्यूचर में जाकर मुझे यही समझना होगा कि प्लस और माइनस कहां जाना चाहिए, प्लस और माइनस कहां जाना चाहिए। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मीन पोजीशन जो उसकी होनी चाहिए थी, जो उसकी सेंट्रल पोजीशन होनी चाहिए थी, वो शिफ्ट होकर बी की तरफ आ गई ड्यू टू डिफरेंस ऑफ Z इफेक्टिव, और इसको हम ऐसा भी तो कह सकते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कौन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा। ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा ये सिंपली पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, जिसको अपन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या फिर हमने अभी यहाँ नाम दिया दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ। बट ये तो तब जब दो एटम का सिस्टम है, एक एटम ए एक एटम बी, एक एटम H एक एटम सी, लेकिन जब मल्टीपल एटम का सिस्टम आता है तो हमारे को यही चीज कि इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा कि यहां रहेगा, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए हमारी हेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्चुअली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट में डिफरेंस क्या है, क्या HCl पोलर है, ये एक मॉलिक्यूल जो है यहां डेल्टा माइनस है यहां डेल्टा प्लस है, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है? ये पोलर मॉलिक्यूल कहां है, क्या पानी में है, क्या ये हवा में है, क्या ये दूध में डाल के पोलर मॉलिक्यूल है, अल्कोहल में ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल वेपर फेज में कब है ये पोलर मॉलिक्यूल, क्या ये ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है ये ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल, क्या ये सराउंडिंग के कारण अपनी पोलैरिटी बना रहा है, ये ऑलवेज पोलर है, ऑलवेज पोलर है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये परमानेंटली पोलर है या टेम्परेरीली ये पोलर हुआ था? परमानेंटली पोलर है। तो जो हमने बोर्ड पर हेडिंग डाली दो, टेम्परेरी और परमानेंट, उसमें से पहला एग्जाम्पल में यहां फेल हो गया, आपने इसको किसके एग्जाम्पल में डाल दिया, टेम्परेरी, जबकि टेम्परेरी नहीं है, ये कैसा है, परमानेंट पोलर है। इसी तरह से हम लोग टेम्परेरी के एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हम लोग काफी हद तक आगे बढ़ पाएंगे। टेम्परेरी के पहला एग्जाम्पल जो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेट्स टेक 1 और 2 और 3 एग्जांपल्स। देखें, पहला एग्जांपल मैंने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला। इतना समझते हो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल लिख लेता हूं मैं अभी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है? ये इलेक्ट्रोफाइल जब इसके पास जाएगा तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सक कर लेगा? yes, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सक कर लेगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन इनिशियली आएगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ बुला लिया। क्या यहां डेल्टा प्लस और यहां पे भी क्या हो गया, डेल्टा प्लस हो गया।
क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज था तीनों एटम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? एंड इवेंचुअली आगे जब अपन जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि किसी एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल चल जाएगा, दूसरी जगह पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर? ये जो मैंने यहाँ पर लिखा कैसा है, ये नॉन पोलर। क्या यहाँ दोनों में तो कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या? लेकिन इस इलेक्ट्रोफाइल के जाने से क्या एक जगह प्लस एक जगह न्यूट्रल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को फिर से निकाल दूं तो क्या ये वापस नॉन पोलर चल जाएगा? यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इसमें पोलैरिटी जनरेट हुई। तो ये टेम्परेरी हुआ या परमानेंट? क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास जो आता है वो कुछ इस तरह का है। CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूं। क्या ये है तो अभी भी पोलर, डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। क्या न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, सेंट्रल कार्बन पे? बोलो भाई। जब ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाएगा। पाई बॉन्ड डिस्प्लेस अगर हो गया तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C। यहाँ पर कौन लग गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ कौन है, CH3 और ये O माइनस। क्या बताओ यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट हुआ? आप मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस क्या है? क्या यहाँ पर सराउंडिंग एटम ने आकर इलेक्ट्रॉन खींचे और यहां सराउंडिंग एटम ने इलेक्ट्रॉन आकर दिए? तो मैंने हेडिंग डाली दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नोन एज ई इफेक्ट। क्या कहलाता है ये, ई इफेक्ट। अब ये ई इफेक्ट दो तरह का हो गया। बोलो क्या क्या नाम हो गए दो तरह के ई इफेक्ट के, एक प्लस ई और माइनस ई। आज ही समझ लेते हैं पहली बार में ही। प्लस का मतलब होता है पुश, प्लस का मतलब क्या होता है, पुश, और माइनस का मतलब पुल। प्लस का मतलब पुश और माइनस का मतलब पुल। क्या अगर मैं यहां पर समझूं तो क्या इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन पुल करे? अरे बोलो भाई। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन पुश करे। तो अब आपको मुझे प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट बताना है। कौन सा प्लस ई और कौन सा माइनस ई? जवाब चाहिए। क्या ये जो प्लस ई और माइनस ई हैं ये किसके रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे? क्या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मतलब एक्सटर्नल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे या सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे? सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में। These are the surroundings। और सबस्ट्रेट मतलब ये जिस पर हम इसको अटैक करा रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे? सबस्ट्रेट। अब आंसर चाहिए मुझे कि कौन सा प्लस ई और कौन सा माइनस ई इफेक्ट है। जल्दी से बताइए कौन सा प्लस ई और कौन सा माइनस ई इफेक्ट है। बोलिए। पहला वाला प्लस ई, बहुत बढ़िया। क्या यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल हो गया प्लस ई का। किसका एग्जाम्पल हो गया? प्लस ई का। जबकि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल हो गया? माइनस ई का। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पुल करे, इसने इलेक्ट्रॉन पुश करे। मैंने यहां दो हेडिंग डाली। पहली हेडिंग आपने पढ़ ली, क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड नंबर हम यहां पर लिखते हैं दैट इज नोन एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम है इसका? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। बताए नॉर्मल रेगुलर क्लासेस में तो पहले मैं परमानेंट पढ़ाता हूं फिर टेम्परेरी पढ़ाता हूं, पर क्योंकि आप परमानेंट से बिल्कुल नहीं हो, आपको थोड़ी परमानेंट इफेक्ट आते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा थोड़ा आता है, तो अपन पहले इसको पढ़ के खत्म ही कर देते हैं। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है? कुछ इस तरह का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड L, इसके ऊपर मैंने अटैक कराया किसी न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक कराया? न्यूक्लियोफाइल का। अब ऐसी कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज पे डेल्टा प्लस है और इस पे डेल्टा माइनस है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा? अरे बोलो भाई। एंड फाइनली ऐसा कुछ होगा कि CH3 पर कुछ इधर से तो कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल, और इधर से कौन जा रहा है? लिविंग ग्रुप। अबे इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलेगा? लिविंग ग्रुप बोलेगा। तो क्या यहां तो हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकेज। अरे बोलो भाई। तो क्या ये बॉन्ड जो ब्रेक किया, क्या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया? बोलो भाई। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो यहां पर हमने लिखा टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वैसे यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? दैट इज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो वो क्या कहलाएगा? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग ग्रुप बोले मैं तो नहीं जा रहा, वापिस आके न्यूक्लियोफाइल को धक्का मार दे। अरे बोलो सो कॉल्ड टेम्परेरी, क्योंकि जब तक ये न्यूक्लियोफाइल नहीं आता ये लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलता। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। 100% क्लियर है यहां तक? नहीं आया? तो
अपन ने यहां पर जो पहला टॉपिक पढ़ा वो बड़ा सिंपल सा था, दैट इज टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट। अब सेकंड नंबर पे हम चलते हैं। सेकंड नंबर हेडिंग का नाम क्या है बोलो? परमानेंट इफेक्ट। जो हमारा डिटेल डिस्कशन का पार्ट था वो यही है। यहां पर आया मेरे पास परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में 3 तरह के परमानेंट इफेक्ट होते हैं। क्या क्या नाम है? इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रहा मेरे पास इंडक्टिव, दूसरा क्या नाम है? रेजोनेंस, और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहला हेडिंग हम जो यहां पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। सवाल इतना सा आता है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट क्यों होता है? तो मैं इसका मतलब बताता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का क्या है? एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाम आया इंडक्शन से। किससे नाम आया? इंडक्शन से। इंडक्शन कैसे होता है? क्या जैसे अपन ने कहा कि ये चौक पे चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज, ये चौली चौक जो है न्यूट्रल है। अगर इस चौक को मैं इस चौक के पास लेके जाता हूं तो क्या ये अपना चार्ज इस पे इंड्यूस कर देगा? अरे बोलो भाई, सो कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। वैसे यहां पर हमने जो वर्ड पकड़ा वो पढ़ा इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज। एक चार्ज बॉल है, ये कांटेक्ट में आती है किसी न्यूट्रल बॉल के। ये न्यूट्रल बॉल है, ये मान लेता हूं नॉन पोलर सिस्टम है, ये पोलर सिस्टम है। ये अपन कहते हैं ये तो आयन ही है एक तरह का। कौन है ये? आयन। तो ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। ये तो आयन रह गया और ये इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ पुल कर लिए। अरे बोलो भाई, तो यहां आ गया, इस जगह इलेक्ट्रॉन पुल हो गए। क्या यहां डेल्टा माइनस आ गया, यहां डेल्टा प्लस आ गया। ये था आयन और ये अभी इसने चार्ज इंड्यूस करा। नाम क्या हो गया? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या नाम हो गया? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन क्या ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं? ये तो क्या है? दो अलग अलग स्पीशीज। अगर ऐसा काम मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो जाए तो क्या वो तो परमानेंट ही होगा। ये तो टेम्परेरी है, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तब हुआ। लेकिन अगर ये चीज उससे जुड़ी है तो क्या ये चीज तो जिंदगी भर उसके साथ ही रहेगी? क्योंकि वो तो उसका ही पार्ट है। तो उसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अगर अपन ने यहां पर इसकी जगह पर बात करी इंडक्टिव इफेक्ट विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो कैसा है? जरा बोर्ड पे देखें। बहुत प्रचलित हर जगह पर यही चीज पढ़ाई जाती है जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। यहां आया CH2, यहां आया CH2, यहां आया CH2, यहां आया CH2 और यहां आया Cl। हर टीचर जब से पहले इंडक्टिव इफेक्ट जब समझाता है तो यही डायग्राम ड्रॉ कर लेता है और ये कहता है कि बताओ कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है? आप बोलते हो यस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और क्लोरीन की कितनी होती है? 3 होती है। 3 क्या मानेंगे? 3। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गया तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आ गया? अरे हाँ या ना? व्हाट डज दिस डेल्टा प्लस रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये जो कार्बन है ये इर्द गिर्द देखता है। इधर देखेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर देखेगा सामने कौन है? क्लोरीन। उल्टा वो तो खींच रहा है, क्या उससे कार्बन वापस ले सकता है क्या? नहीं। इसकी नजर इन हाइड्रोजन पे गई, इन हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के पास है क्या जो वो लेगा? हाइड्रोजन के पास वैसे भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन के पास ही होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो वो तो बात छोड़ दो। लेकिन बात उसकी नजर किस अगले कार्बन पे गई? तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा था बड़ी जोर से। आई रिपीट द वर्ड, बड़ी जोर से। क्यों खींचा था? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। भगवान ने बनाया ही कार्बन और क्लोरीन को ऐसा है, ये इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। Z इफेक्टिव क्लोरीन का ज्यादा होता है कार्बन से। लेकिन ये कार्बन भला अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचने लगा? क्यों? क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। इस पे चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी? क्या इस पे चार्ज था? तो ये अगले उससे खींचने लगा। सवाल ये आता है कि इस पे आने वाला चार्ज जो है, जो अगले वाले कार्बन पे आने वाला चार्ज है, वो थोड़ा कम ही आता है। क्यों? क्योंकि जितनी खींचने की पावर इस क्लोरीन की थी इस कार्बन से, इस कार्बन की उतनी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं है। नहीं आया? आ गया।
इसी तरह से क्या ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बताता है? तो ये अगले कार्बन से खींचने का, लेकिन खींचने की पावर उतनी ज्यादा नहीं है, ये अगले से खींचेगा और यहां पर डेल्टा 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 पॉजिटिव आ जाएगा, खींचने की पावर बहुत ही कम है। तो क्या सर ये आगे कार्बन पे खींच पाएगा? सीके इनगोल्ड साइंटिस्ट का जो नाम था, उसने सबसे पहले बताया कि 4 कार्बन तक ही एप्रिशिएबल डिफरेंस होता है, उसके बाद हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पर कंपैरिजन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो आप ले सकते हो 3 से 4 कार्बन, 4 से 5 6 कार्बन तक भी कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जो वैल्यू खींचने लायक वैल्यू वर्ड बोला जाता है वो कहां तक पॉसिबल है? 4 कार्बन तक। मैं जो आगे बढ़ाने जा रहा हूं उस बात को सुनना। क्या ये एग्जाम्पल सभी ने पढ़ा? अब अपन थोड़ा सा इसमें हट के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? कुछ इस तरह का एग्जाम्पल यहां पर था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या sp3 है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ रखी है, इसकी 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है। कितनी होती है? इसकी 2.5 और इसकी 2.8। तो यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो अगर इसने इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो क्या यहां चार्ज आ गया डेल्टा माइनस और यहां आ गया डेल्टा प्लस? अरे हाँ या ना? ये अगले वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां आ जाएगा डेल्टा डेल्टा प्लस। क्या ये चार्ज इंड्यूस हो गया? तो क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं होता? होता है। ये नेगेटिव चार्ज भी इधर इधर चला गया, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं कम है तो कहीं से लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो देगा सामने वाले को, नहीं देगा क्या? ये यहां पर 2 अलग अलग स्पीशीज में मैंने इंडक्शन बताया, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर इंडक्शन बताया। सोचने लायक बात क्या है? क्या नॉर्मली ये भी sp3 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 कार्बन है, क्या सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? सभी की इलेक्ट्रॉन 2.5 है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया? क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि किसी ओरिजिन पर, किसी पॉइंट पर उसने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। इसको अपन बोलते हैं क्या? ओरिजिन पॉइंट। ये जो चीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? जहां पर सबसे पहली ये चीज हुई उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। यहां पर ओरिजिन यहां बीच में हुआ। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो देखना। जैसे कि HCl के अंदर अपन ने यहां डिस्कस किया तो यहां 2 हिस्से थे, H इलेक्ट्रॉन दे रहा था और Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसका नाम दे रखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नाम दे रखा था। हम यहां पर इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में भी इसका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वो सिस्टम, आई रिपीट द वर्ड सिस्टम, वो सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल नेगेटिव की तरफ देता है, वो सब कहलाते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या कहलाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। और जो लेता है उनको क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। अभी अभी मैंने समझाया था, पुश करने को क्या कहेंगे? प्लस, और पुल करने को माइनस। इसी तरह से अगर मैंने इसको यहां से तोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा? प्लस आई, और ये क्या कहलाएगा? माइनस आई। तो पहला सवाल आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ इतना सा आता है, बताओ कौन प्लस आई और कौन माइनस आई? कैसे बता सकते हो प्लस आई और माइनस आई? क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है? क्यों? जहां से देखो बोर्ड पे, क्या प्लस आई और माइनस आई हमेशा ओरिजिन से ही चेंज हो जाता है। तो ओरिजिन पे कोई ना कोई कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने का। क्या पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग थी? क्या दूसरे वाले के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अलग होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में अंतर आया? इसी तरह से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी अंतर होती है तो भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आ जाता है? अरे हाँ या ना? दीज आर द रीजन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और उसके कारण वो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, सो कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? दैट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ कार्बन चेन, स्पेशली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। बट देयर इज नथिंग लाइक कि आप में से कोई ऐसा बोले सर पाई बॉन्ड में इंडक्टिव नहीं होता, कह रहे ज्यादा होगा बल्कि अच्छे से होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उसमें भी होगा। तो सर फिर ऐसा क्यों नहीं हमको पढ़ाते? इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड तो करता है इंडक्टिव इफेक्ट और पाई बॉन्ड करता है रेजोनेंस। पर जो कंपाउंड जहां पे पाई बॉन्ड है और रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो तो इंडक्टिव तो लिखेंगे ही लिखेंगे ना, क्योंकि मेजर इफेक्ट रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी तो इफेक्टिव है। अरे हाँ या ना? देखो आपको सेकंड एग्जांपल में पाई बॉन्ड है, उसके बावजूद भी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लिखा है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं आया? तो पहली बात तो क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज द इंडक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फ्रॉम ओरिजिन टू कार्बन चेन। कार्बन चेन की तरफ वो ट्रेवल कर जाता है। अरे हाँ या ना? आफ्टर 4 कार्बन इट वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। तो हमने पहला पॉइंट यहां पर जो लिखा वो क्या लिखा? पहला पॉइंट लिखा इन
डक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या ओरिजिन से जैसे से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी क्या इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ता जाएगा, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ पुश या एक तरफ पुल कर रहा है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क बहुत कुछ पड़ेगा। क्या हम लोग अभी आगे जाकर यहां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे जाके यहाँ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो जब आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करोगे तो जनरली आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इस तरह के कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। क्या इन रिएक्शन इंटरमीडिएट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कुछ इलेक्ट्रॉन रिच है? रास्ते में बनने वाली स्पीशीज हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कुछ इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्या प्लस आई इफेक्ट उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? क्या प्लस आई इफेक्ट उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? क्यों? प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, पुश करना। क्या उनको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसको स्टेबलाइज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, खामखा रिचनेस बढ़ रही है उन पे, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना स्टेबल हो जाएगा। जैसे कार्ब एनायन है, क्या कार्ब एनायन से अगर आपने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बेचारे को तसल्ली आएगी क्योंकि चार्ज की वैल्यू रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या प्लस आई इफेक्ट जो है क्या वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और कार्ब एनायन की घटाता है? वैसे माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और माइनस आई इफेक्ट कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और पुल करेंगे तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। व्हाट अबाउट फ्री रेडिकल्स? क्या फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होने चाहिए, कितने होते हैं? 7। दिस प्रूव्स कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चार्जेस तो नहीं है उसके ऊपर, फिर भी यह समझा जा सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा और माइनस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। अब एग्जाम में आखिरी पॉइंट जो आता है इंडक्टिव, आखिरी ने 2 पॉइंट आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। वो 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, कौन सा सिस्टम प्लस आई शो करता है और कौन सा सिस्टम माइनस आई शो करता है? क्या आप ये जवाब दे सकते हो? बहुत इजीली जवाब दे सकते हो। कौन प्लस आई और कौन माइनस आई? ओरिजिन से चेक करो, इलेक्ट्रॉनिटी चेक करो, आंसर आ जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हमारे सर ने हमें पढ़ाया था हेलोजन्स के केस में इंडक्टिव और रेजोनेंस में, तो सर इंडक्टिव डोमिनेट करता है, सर वो एक्सेप्शन होता है। आप बोल कह रहे हो, पहले खुद से पूछो। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? इंडक्टिव। रेजोनेंस कहां से आ गया? दूसरी बात, इंडक्टिव में मैं इंडक्टिव और रेजोनेंस को कंपेयर कर रहा हूं या मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ देगा कौन और लेगा कौन? तो इसमें ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। ये तो हुई पहली बात। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट और ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा हमसे और कुछ बहुत स्पेशल चीजें नहीं पूछी जा सकती। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, आप कॉपी करो, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। चलिए, तो यहां तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बोलो भाई। अब अपन इसी के ऊपर मैंने अभी कहा 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक कि कौन प्लस आई होता है कौन माइनस आई होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है? ओके, देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एटम और ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइक्लिक सिस्टम। आपको जो सर्किल करे हुए हैं ये बताने हैं कि ये प्लस आई है कि माइनस आई है। सबको क्लियर है? बताइए पहले वाला। आपको सिर्फ ये कार्बन को और ये कार्बन को देखना है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब अगर आप ये देखेंगे तो ये कौन सा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज और ये sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये ग्रुप क्या हो गया? प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? प्लस आई। बोला करो। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां पर ये ग्रुप कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो ये ग्रुप क्या हो गया? लेगा इलेक्ट्रॉन, लेगा तो माइनस आई। नहीं आया? बहुत बढ़िया। यहां चलते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन डिफरेंस कहां ज्यादा? ये sp2 और ये sp3, कौन देगा कौन लेगा? ये देगा ये लेगा, तो ये ग्रुप
प्लस आई। आ गया सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर, फ्लोरीन और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन लेगा या देगा, तो ये माइनस आई। यहां पर दोनों में कोई डिफरेंस, तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट नहीं होगा। अरे सबको क्लियर है। यहां चलते हैं, इस जगह पर सल्फर और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सल्फर। ऐसा तो आपको नहीं पता, लेकिन ये समझो कि सल्फर से आगे ऑक्सीजन, सल्फर से आगे ऑक्सीजन, सल्फर से आगे नाइट्रोजन लगे, तो क्या ये इसको बहुत पोलर बना देंगे। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा है ये। अरे सबको क्लियर है। इसीलिए अगर ये माइनस आई दिखाएगा, क्या दिखाएगा, माइनस आई। सबको क्लियर है, आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। वहां तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ कितने कार्बन है, 6। यहाँ कितने कार्बन है, 2। तो ओवरऑल माइनस आई ज्यादा कौन लगा रहा है, ये, और ये कम, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आई और ये माइनस आई। सबको क्लियर है। वैसे ऐसा कंपेयर मुश्किल होता है करना, पर हम कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है ना, थ्योरेटिकली। यहां देखेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो ये ऊपर वाला ग्रुप क्या हो गया, माइनस आई। क्या सबको क्लियर। अगला सवाल, यहां पर ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, वो क्या हो गया ऊपर वाला, प्लस आई, और ये माइनस आई। सबको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन, ये माइनस आई, ये यहां पर सल्फर और कार्बन, ये, और ये प्लस आई, ये कार्बन और कार्बन, ये प्लस आई, और ये, क्या सबको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन कार्बन, ये माइनस आई, ये, बहुत बढ़िया। सल्फर और कार्बन, ये सल्फर और कार्बन। अब कार्बन और सल्फर में से इलेक्ट्रॉनिटी कंपेयर करनी है। पता है आपको सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके आसपास होती है, नॉर्मल सल्फर है, ये नॉर्मल सल्फर है, नॉर्मल सल्फर। अब नॉर्मल सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होती है, हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा। लगभग हाइड्रोजन की होती है 2.1 और कार्बन की होती है 2.5, तो 2.1 और 2.5 के जरा से बीच में मान लो। लेकिन आप ये सोचो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 हो गई है। मैंने वहां लिखा भी है, कितनी हो गई है, 2.8। तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन या सल्फर, तो कार्बन पे चार्ज मैंने पुल करेगा और ये पुश करेगा, तो ये माइनस आई और ये प्लस आई। नहीं आया, आ गया बेंजीन के साथ। लेकिन अगर नॉर्मल CH3SH होता तब अपन मान लेते कि सल्फर पे माइनस आई आ जाता और कार्बन पे प्लस आई आ जाता, प्लस आ जाता। क्या सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर साइनाइड है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ग्रुप माइनस आई, और ये यहां पर ये माइनस आई, और ये क्योंकि फर्दर किससे जुड़ा है, 3 फ्लोरीन से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ में आ गया। ओके, यहां देखें तो Br और कार्बन, ब्रोमीन प्लस आई, माइनस आई होगा। ब्रोमीन हेलोजेंस क्या होंगे, माइनस आई। लेकिन ये बहुत वीक माइनस आई है बेंजीन के सामने। अरे सबको क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर, ये वही है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ये क्या हो गया, माइनस आई, ये प्लस आई, क्यों, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लस आई और ये, क्या बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। ये प्लस आई, ये माइनस आई। इन दोनों में ये वाला सिस्टम है sp2, ये भी sp2, लेकिन ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो ये खींचेगा वो देगा, तो ये प्लस आई और ये आया, बहुत अच्छा। यहां पर ये प्लस आई और ये माइनस आई। सबको क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, ये माइनस आई, ये यहां पर प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये प्लस आई। सबको क्लियर। ये NO ग्रुप है, याद रहे, NO ग्रुप माइनस आई। चलते हैं आगे। यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर कार्बन है। नॉर्मली कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है 3। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की कितनी होती है, 3.2, sp2 की 2.8 और sp3 हाइब्रिडाइज की 2.5, वो मैंने अभी भी लिखवाई। तो ये तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की। मैं फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूं। कार्बन की कितनी होती है, नॉर्मल कार्बन की 2.5। एक्चुअली ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बताओ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की कितनी होगी, कितनी होगी, 2.8।
और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की दैट इज 3.2। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? कितनी होती है? 3। नॉर्मल नाइट्रोजन की बात समझ में आ गई। तो नॉर्मल नाइट्रोजन और sp2 में नाइट्रोजन की ज्यादा, तो ये लेगा और ये देगा, जबकि नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं। रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये लोन पेयर दे देता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाता है 1 2 3 sp2 हो जाता है। कितना आता है? sp2। तो बताओ sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ऑलरेडी 3 उससे ज्यादा है तो 3 उससे और भी ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये कौन हो जाएगा? माइनस आई। ये कौन हो जाएगा? प्लस आई। माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई। क्या सबको क्लियर है? बोलो भाई। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला 31, ये क्या? प्लस आई। ये कैसे पता? माइनस बॉन्ड, माइनस लगा, वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज। यहां देखेंगे तो ये माइनस आई, ये नो इफेक्ट। sp3 है, समझ में आ गया? sp3 नो इफेक्ट। सर रिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाता, क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रेन अगर होता तो मैं मान भी लेता, यहाँ तो स्ट्रेन वाली चक्कर भी नहीं। सबको क्लियर है? चलते हैं आगे। अगला नंबर है 34। 34 के अंदर ये यहां पर इसके अंदर इसमें कंपेयर करेंगे तो ये और ये, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? बोलो भाई। इस सिस्टम के अंदर CH3 और CH2, ये प्लस आई, ये माइनस आई। क्या मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को करा दिया विदाउट आपको मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखवाई, लेकिन क्या बेसिक आंसर समझ में आ गया? तो यू कैन इजीली आंसर प्लस आई और माइनस आई। आगे चलते हैं। ये कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बात समझ में आ रही है? 38 में ये इस वाले ग्रुप को इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, एल्कीन ग्रुप है या एल्केन ग्रुप है? ये ग्रुप प्लस आई। सबको क्लियर हो गया? क्या नहीं आया? आ गया। आखिरी स्लाइड है 40। ये अगेन ये खत्म। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई। ये बहुत इजी सी मैंने आपको स्लाइड बताई, कहाँ पे प्लस आई और कहाँ पे माइनस आई। कोई कंफ्यूजन किसी को? अरे बोलो भाई, पक्के से? ठीक है। समझ में आ गया? ओके। जिसने कॉपी नहीं करा वो कॉपी करो जरा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और होमवर्क में नहीं अभी करा रहा हूँ, दैट इज कंपैरिजन ऑफ माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है? कैसे करोगे सोच के बताओ। कि अगर मैं आपसे पूछूं प्लस आई इफेक्ट का कंपैरिजन करो, तो क्या आपको मालूम है ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो आप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कि किसकी पुश करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, देखते जाना। लिखते चलें आप लोग।
फटाफट आंसर बोले उसके। जल्दी से आंसर बोल दो। नहीं 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 नहीं, सबने कर लिए क्या? फटाफट सब जने करो, सारे आंसर भी करो। हो गए क्या? कंप्लीट हो गए आंसर्स? बताओ फर्स्ट का आंसर क्या? आंसर 3 2 1 आ रहा है क्या? सभी का आ गया? क्यों? यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? ज्यादा प्लस आई कौन देगा? 3 कार्बन मिलके। अरे हाँ या ना? लेकिन सर आपने कहा था डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। मैंने माना, तो मैंने CH3 का थोड़ी पूछा था, मैं तो टोटल सिस्टम का पूछा था, प्लस आई जो दिखा रहा है। अरे बोलो भाई, बोलो आगे। अगले का 2 > 1। अब यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। क्या ये पास में लगे हैं, दूर लगे? अब डिस्टेंस फैक्टर लग गया। अरे बोलो भाई। ओके आगे चलें। सिलिकॉन 1 > 2। क्यों? क्या सिलिकॉन क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कहाँ जाता? सिलिकॉन क्लोरीन में, तो ये ज्यादा प्लस का इफेक्ट देगा। अरे हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। यहाँ आंसर नहीं बेटा, आंसर 3 2 1। क्या आंसर आएगा? 3 2 1। क्या इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन की ज्यादा है या कम है? कम है, तो ज्यादा देगा वो इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला 1 > 2, कारण बताओ। 1 > 2 सही है। क्यों? क्या यहाँ O- बस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या डिस्पर्स हो गया रेजोनेंस के चलते? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वैसे भी कमी आ गई, देने की इच्छा कम हो गई। अभी भी नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या सबको क्लियर है? नहीं आया? देख O- तो माइनस है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने वाले को, लेकिन ये जो माइनस है क्या रेजोनेंस कर रहा है, उसके कारण चार्ज डिस्पर्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा कम हो गई। यहां बोलो। नहीं आता? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइशियम, आंसर इज TDH। कैसे? अरे देखो समझाता हूं। CH बॉन्ड लंबा होता है और CD बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है और CT बॉन्ड और भी छोटा होता है। ये भी क्यों होता है? क्योंकि H हल्का होता है ना, तो दूर तक वाइब्रेट करता है, जबकि ट्राइशियम जो होता है भारी होता है, तो कम वाइब्रेट करता है, कम दूरी तक वाइब्रेट करता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से आंसर दे दिया अपन ने। अरे यस या नो? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या आंसर 1 2 3? ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि 3 डिग्री है, 2 डिग्री 1 डिग्री समझाने के लिए दिया। अरे सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन दैट इज -I। बोलो आंसर। क्या ये आंसर आ गया? इसका आंसर 1 > 2। क्यों? क्या इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो इसका -I कम हो जाएगा? अरे बोलो भाई, अब -I कंपेयर करने लग गए अपन। अरे सबको क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन। अगला बोले 1 > 2। वैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन में से नाइट्रोजन जीतेगा और आगे 2 ऑक्सीजन और लगी है। अरे बोलो भाई। आगे OH और OR। OH का ज्यादा होता है किससे? OR से। CH2 CH2 CH2। बोलो क्या ये एल्काइन है? क्या ये आंसर आ रहा है? यहां देखेंगे अगर अपन तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बोलो आंसर। क्या ये आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इस समय पर Cl OH और NH2। बोलो क्या आंसर इज ABC। कारण इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या यहां जब ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। सुनना पहले ध्यान से। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। बताओ बहुत बढ़िया रेजोनेंस करेगा क्या ये? अरे बोलो भाई, नाइट्रोजन बहुत अच्छा रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन बेटर डोनर है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच बहुत हो जाएगा? यहां कम रिच होगा और यहां बहुत कम रिच होगा। क्यों बहुत कम रिच होगा? क्योंकि क्लोरीन अच्छा रेजोनेंस नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ बहुत रिच इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं लूंगा कि नहीं लूंगा? वापस बोलता हूं, मुझे किसी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेना है और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल नहीं करूंगा। सबको क्लियर है? यहां चेक करते हैं। NR3 स्पेशल केस से समझाता हूं। यहां बोलो किसका ज्यादा होगा? पीएच का। इसमें अरे 6 कार्बन है, सबका -I स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहां आंसर बोलो SO3H, क्योंकि सल्फर पे 3 ऑक्सीजन लगे। अरे हाँ या ना? ये आंसर मैंने क्यों दिया? क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे आता है हमेशा। क्या NO2 को CN से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कंपेयर करवाता है? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? देखो फ्लोरीन की भी कम है NO2 और CN से। ये ध्यान रखना, बिकॉज फ्लोरीन अकेला है, यहाँ पर NO2 और CN दोनों मिलकर हैं। ये याद रखना हमेशा।
आगे देखते हैं COR और COH, सेम क्वेश्चन यहां पर लगेगा, ये आंसर ज्यादा होगा। क्यों? क्या यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी रिच हो गई है, इसलिए। ठीक है, अब NR3NH3 पॉजिटिव में प्रॉब्लम क्या आती है वो भी समझाता हूं। होता क्या है, ये नाइट्रोजन पे R और R और नाइट्रोजन पे H और H, क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये प्लस आई इफेक्ट शो कम कर रहा है? क्या इसके प्लस आई इफेक्ट शो करने से क्या नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई? बोलो भाई, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से पता है क्या होता है, ये जो एंगल्स है ना ये चौड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेंगे, कल मैंने इनऑर्गेनिक क्लास में बताया था कि बॉन्ड एंगल अगर बढ़ते हैं तो परसेंटेज एस भी बढ़ जाता है, और परसेंटेज एस बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी? तो फील तो ये आ रहा है कि अगर यहां पर आर अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन सामने वाले से कम लेना चाहिए, क्योंकि इधर से अगर आर ने दे दिया तो वो सामने वाले से कम लेना चाहिए, जबकि उल्टा ये ज्यादा लेता है। क्यों ज्यादा लेता है? क्योंकि इस आर के प्लस आई के चलते नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिससे एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ गया, उससे क्या हुआ? परसेंटेज एस बढ़ गया। परसेंटेज एस बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो उसकी पुल करने की पावर बढ़ गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन वर्ड एक्सेप्शन बोल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है। क्या इंडक्टिव इफेक्ट पूरा टॉपिक समझ में आ गया? यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। आखिरी चीज जो हमने अभी कही थी कि कार्ब कैटायन अगर है तो बताओ प्लस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। माइनस आई क्या करेगा बताओ? स्टेबिलिटी को घटाएगा। अगर कार्ब एनायन है तो प्लस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटाएगा। और माइनस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। फ्री रेडिकल है, 7 इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट है या नहीं है? तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है? दिस इज ऑल इंडक्टिव इफेक्ट। अब हाँ, एक ऐसा तो चीज है मेरे पास, और वो पता है क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ तो इंडक्टिव इफेक्ट चेंज होती है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के इंडक्टिव इफेक्ट तो बिल्कुल आखिरी फैक्टर देखना होता है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पहले वो देखते हैं। ठीक बात है, क्या यहाँ तक क्लास समझ में आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होती है, नेक्स्ट टर्न जो होता है, उसके ऊपर अपन क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? ओके।